भले ही तुम दिन का एक ही घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको छोड़ना नहीं है एक भी घंटा। एक भी दिन अगर तुमने स्किप करा, वो तुम्हारा हैबिट वैसे ही बन जाएगा कि फिर अगले दिन तुमको लगेगा कि यार नहीं, आज भी चलो एक घंटा मैं आज भी मज़े कर लेता हूँ, आज फ़ोन चला लेता हूँ आज। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रितेश मिश्रा है और आज मेरे साथ कुलदीप सिंह राजपुरोहित हैं और इनकी जैम में रैंक AIR 50 थी। तो और इन्होंने हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे जैम की प्रिपरेशन किया। तो कुलदीप, आप अपना इंट्रो दीजिए आप। हेलो गाइस, मेरा नाम कुलदीप सिंह राजपुरोहित है और मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग उधर से ही किया था, 12th तक जोधपुर से। देन 2021 में आई टुक एडमिशन इन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर 2024 में उधर से मैं पास आउट हुआ। देन इन 2025 जैम केमिस्ट्री I got all India rank 50 and then I took admission in IIT Delhi. Okay. And thank you Ritesh for inviting me on your channel. तो कुलदीप, आपको जैम एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला, मतलब कब पता चला आपको, ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन से पहले, आप बता सकते हैं? तो जैसे भाई मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे उधर लगभग सभी का यही टारगेट होता है कि जो साइंस कोर्सेज में आते हैं मेनली उनका यही टारगेट होता है कि हम जैम का एग्ज़ाम दें या तो हम UPSC की प्रिपरेशन करें। ये मेनली 2-3 सब्जेक्ट्स के अलॉन्ग ही उनका फोकस रहता है, पेपर्स के अलॉन्ग। तो जब मैं उधर गया तो हमारे जो सीनियर्स थे वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे उस चीज़ की, या किसी का सिलेक्शन हुआ था तो उनको देख के हमको पता चला था कि यार इनकी इतनी बढ़िया रैंक आई है, तो ये पेपर क्या होता है, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर उनसे हमने पूछा। प्रोफेसर्स भी बहुत सारे हैं जो IIT जैम क्वालिफाइड ही हैं, जिन्होंने IIT से अपनी मास्टर्स करी है, PhD भी IIT से करी है, तो वो भी बताते हैं कि ये पेपर क्या होता है, इसको प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, सीनियर से पूछा हमने, उन्होंने गाइड किया पेपर के बारे में। देन ये डिसाइड करना था कि सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है। लेकिन मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं था, मैं फिज़िकल साइंस का स्टूडेंट था, मतलब जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों पढ़ना पड़ता है। तो मेरे को ये डिसाइड करना था कि अब मेरे को कौन से सब्जेक्ट में आगे मास्टर्स करनी है, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स में भी जा सकता था, मैथमेटिक्स में भी जा सकता था और केमिस्ट्री में भी जा सकता था। तो देन मेरा इंटरेस्ट फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में था, मेरे को दोनों बढ़िया पसंद थी। लेकिन फिर कुछ अपर हैंड केमिस्ट्री का था, वो मेरे को ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने फिर केमिस्ट्री डिसाइड करा। आपने किस ईयर में डिसाइड किया इसको? आपने किस ईयर में डिसाइड किया ये चीज़? ये सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि कोचिंग ले लेते हैं अभी इसी टाइम, क्योंकि सीनियर्स ने कहा था कि 2 इयर्स का प्रोग्राम बहुत सही रहता है उसमें, क्योंकि इसमें ये होता है कि मेनली लोग 1 साल या 6 महीने वाला प्रोग्राम लेते हैं, जिसमें फिर क्या होता है, कोर्स बहुत फटाफट चलता है, वो आपको फिर वो कवर नहीं कर पाते हैं आप। इसमें ये 2 साल के बैच में ये होता है कि आपकी वीकेंड्स पे क्लास होती है, आप कॉलेज के साथ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज रेगुलर होता था, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती थी उसके अंदर। तो फिर 2 साल का बैच डिसाइड किया, उधर ही कैम अकेडमी से कोचिंग ली, ऑफलाइन बैच, वहाँ फिर वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी। तो फिर 7 दिन मंडे टू सैटरडे टाइम मिल जाता था पढ़ने का वापस। ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता था, क्योंकि हमारे लैब्स वगैरह होती थी, वीक में 3-4 लैब्स होती थी हमेशा, तो फिर वो साथ में कोचिंग को मैनेज नहीं कर पाते थे अगर 6 महीने का 1 साल का प्रोग्राम होता तो। ठीक है। तो फिर आपने कोई जैम की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे बुक फॉलो किया था, या फिर आपने सिर्फ कोचिंग के नोट से ही पढ़ा था, या फिर कोई जनरली लोग बुक भी फॉलो करते हैं, तो आपने क्या कोई बुक फॉलो किया था कि नहीं किया था? यार देखो, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। जैसे हमारा जो कोचिंग है, जैसे मैंने कैम अकेडमी से कोचिंग किया अपना, तो जो हमारे टीचर्स हैं वो मेनली बुक से ही पढ़ाते हैं। उनका जो नोट्स होता है, उनकी जो स्टडी मटेरियल्स है, वो उसी तरह उन्होंने बना रखा है कि उन्होंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस लेके बनाया है। जैसे जो उनकी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ चलती है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक्स होती है, उनमें उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन डाल रखे हैं मोस्टली, ताकि आप जब कोई टॉपिक ख़त्म कर रहे हो तभी आप हाथों हाथ कोई अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आप उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से आप आमने सामने हो जाए आप पहले ही, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए।
तो वो यही बोलते थे कि अभी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बुक पढ़ने का ही तो आप मास्टर्स या फिर अपने पीएचडी टाइम में बुक पढ़ें। वो मेरे को सही लगा। उस टाइम बिना बुक पढ़े हो गया था मोस्टली सारा। हाँ, तो इनके कहने का मतलब यही है कि आप अगर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है बस उतना इनफ है, क्योंकि कोचिंग वाले ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, टेस्ट सीरीज दे देते हैं, तो उतना इनफ है आई थिंक जैम के लिए। तो और आपको आपकी जर्नी कैसी रही जैम की, उसमें क्या क्या अप्स रहे, क्या क्या डाउन्स रहे, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। यार जर्नी अभी तक ठीक ही रही है। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2024 का, जिसमें मेरा रैंक 947 था। उसमें मैं अच्छा अपना पूरा 100% दे नहीं पाया था पेपर में, कुछ रीजंस की वजह से। तो फिर मैंने डिसाइड किया पहले कि अब ड्रॉप लेना है। फिर मैं उसके लिए मैं घर गया। घर गया मैं, फिर 1 महीने मैंने सोचा, थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि कॉलेज जस्ट ओवर हुआ था, एग्ज़ाम्स वगैरह। 1 महीना रेस्ट लिया, फिर सोचा कि ड्रॉप करूँ ना करूँ। तो फिर डिसाइड किया कि चलो एक अटैम्प्ट अपना एक बार 100% देख के देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में दे नहीं पाया था 100%। तो फिर डिसाइड किया कि ड्रॉप ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा बिल्डअप। स्टार्टिंग में वही होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक से, जो बेसिक टॉपिक से जो आपको बनाने पड़ते हैं। धीरे धीरे दिन का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ऐसे से स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी पूरी रखी। 27 जून को मैंने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन। वहाँ से लेके 1 फरवरी तक, अपना पेपर था 2 फरवरी को, तो 27 जून से लेके 1 फरवरी तक मैंने सिर्फ एक दिन का ऑफ रखा था। वो भी कुछ कुछ हो जाता है कभी, बहुत ऐसा रीज़न आ जाए जो अपन पढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी। बाकी एक भी दिन ऑफ नहीं रखा, पूरी कंसिस्टेंसी थी। दिन के जब पीक टाइम था तो दिन के 12 घंटे हो जाते थे रोज़ के। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़, PYQs, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स रिवीजन, शॉर्ट नोट्स। मतलब दिन का शेड्यूल ये रहता था कि सुबह मैं उठता था 7 बजे, 8 बजे पढ़ने बैठता था मैं, जो शाम को 7-8 बजे तक सेम शेड्यूल चलता था रोज़ का। एक भी दिन शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। कभी ये नहीं लगा कि यार बोर हो रहा हूँ, क्योंकि इस बार प्रूव करना था अपने आप को कि यार एक बार तो ट्राई करें अपना पूरा 100%। तो यही चीज़ चल रही थी। पिछले 7-8 महीने से यही सेम चीज़ चला। फिर ऐसा भी होता था कि यार कभी बीमार पड़ गए, तो जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो हमारे घर से 90-100 किलोमीटर दूर है। तो सुबह बस लेके जाता था मैं, बस में जाता था, 1.5-2 घंटे जाने के लगते थे उधर। फिर वहाँ हॉस्पिटल में दिखाता था, फिर वापस आता था। तो ऐसे दिन के 2-3 बज जाते थे और पहले ही बहुत थके होते थे। लेकिन ये था कि भाई एक दिन भी छोड़ना नहीं है। भले ही तुम दिन का 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको छोड़ना नहीं है 1 भी घंटा। एक भी दिन अगर तुमने स्किप करा, वो तुम्हारा हैबिट वैसे ही बन जाएगा कि फिर अगले दिन तुमको लगेगा कि यार नहीं, आज भी चलो 1 घंटा मैं आज भी मज़े कर लेता हूँ, आज फ़ोन चला लेता हूँ, आज भी खेलने चला जाता हूँ, आज भी नहीं पढ़ूंगा। तो वापस आके मैं फिर से, मेरा टारगेट होता था कि कम से कम 6 घंटे तो आज भी पढ़ूंगा, भले कितना थका हुआ हूँ मैं। तो आधे घंटे का रेस्ट लेता था, वापस पढ़ने बैठता था। रात के वही से 5-6 घंटे हो जाए तब तक। फिर सोने का टाइम मेरा फिक्स था, 9 बजे सो जाता था मैं, और सुबह पूरी नींद लेता था 10 घंटे की। भले एग्ज़ाम 1 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, 1 महीना पहले हो, 2 महीना पहले हो, नींद हमेशा पूरी 10 घंटे के लिए। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि सारा यहाँ है। अगर तुम इसको ज़्यादा फोर्स करोगे, जो इसकी लिमिट है उससे ज़्यादा भी, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। इसको जितना रेस्ट दे सकते हो उतना सही रहेगा। बिल्कुल सही आपने बोला। हाँ, तो जैसा बहुत बच्चों को डाउट भी रहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रॉप लें या ना लें, बहुत लोगों का ऐसा डाउट रहता है। देखो, मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने BSc के 3rd ईयर में प्रिपरेशन सही से नहीं किया है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं और भी पढ़ सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। क्योंकि आपका अगर एक बार रैंक अच्छी आ गई और IIT में एडमिशन हो गया, तो उसके बाद तो लाइफ सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ सही है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर पाए, बहुत लोगों का होता है कि वो BSc के 3rd ईयर में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं सही से। कई सारी दिक्कतें होती हैं, लैब्स होते हैं, क्लासेस जाना पड़ता है, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। मैं भी ड्रॉपर ही हूँ, मेरी भी ऑल इंडिया रैंक 49 थी, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि आपने रिवीजन किया तो उसकी क्या स्ट्रेटजी थी,
आपका कौन सा पार्ट वीक था? कुछ लोगों को क्या होता है कि ऑर्गेनिक बहुत टफ लगती है, इनऑर्गेनिक आसान लगती है, फिजिकल सही लगती है। तो आपका क्या था कि आपको कौन सा एरिया आपका टफ था, आपने उसको कैसे हैंडल किया? तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। यार जैसे आपने पहले ड्रॉप का कहा, तो ड्रॉप पे मैं ये कहूँगा कि यार अगर खुद के अंदर ना आप मोटिवेशन है आपके अंदर, तो आप भली एक ड्रॉप ले रहे हैं, 2 ड्रॉप ले रहे हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर खुद के अंदर आपके अंदर वो आग नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करने की, तो आप ड्रॉप भी ले लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। और सेकंड चीज़, आप रिवीजन स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैंने पहले ऑर्गेनिक ख़त्म करी थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे को ऑर्गेनिक ज़्यादा पसंद है। फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैंने पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म किया, उसके बाद मैं गया फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक पे। हाँ, रिवीजन स्ट्रेटजी तो मैंने स्टार्टिंग करी अपने जून से, फिर मैंने लगभग अक्टूबर तक मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर मैंने हर टॉपिक के मिनिमम 500 सवाल लगाए हैं। हर टॉपिक के मिनिमम 500। फिर रिवीजन में मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। रिवीजन के टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम बनाए थे सारे। फिर मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था, क्योंकि लास्ट में आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। जब लास्ट का 1 महीना बचा था, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ा है, और शॉर्ट नोट से कम 10-12 बार रिवीजन शॉर्ट नोट से करा है पूरे कोर्स का। देन टेस्ट देता था मैं, टेस्ट बहुत दिए, सारे टेस्ट दिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फुल टेस्ट, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। जैसे पहले कोई टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया, तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि जैसे मान लो मैंने सॉलिड स्टेट ख़त्म किया है, तो पहले उसको मैं एक बार पूरा पढ़ता था ख़त्म करने के बाद। फिर मैं आता था, जैसे हमारा स्टडी मटेरियल होता था स्प्रिंट नाम का, उसके अंदर आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती थी, जिसके अंदर 500-600 सवाल मिलते थे खाली स्प्रिंट के अंदर। तो पहले मैं वो सारा सॉल्व करता था। उसके बाद हम आता था एडवांस लेवल की बुक्स के ऊपर, जिनके अंदर एडवांस लेवल के सवाल होते थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व करता था। उसके अंदर सेम 500 सवाल होते थे। देन मैं आता था PYQs के ऊपर। PYQs करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी एक डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप बिना मैप के जाएंगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो आपका पास मैप है, वो मेरे हिसाब से PYQs है। क्योंकि PYQs आपको ये गाइड करते थे कि भाई आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस टॉपिक से ये सवाल आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट रहेगा नहीं। तो PYQs प्रॉपर तरीके से लगाए, कम से कम 3-4 बार PYQs लगाए मैंने। लास्ट के 1 महीने में तो 2 बार PYQs लगाए थे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि यार कोई सवाल अपने मतलब दिमाग से निकल जाए कि PYQ में आ रखा हो, और वैसा, क्योंकि रिपीट होने के चांस होते हैं। क्योंकि टॉपिक्स तो वही है, सवाल तो कहीं और से आ नहीं जाएंगे, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस भी वही है, तो ऐसा होगा नहीं कि यार कहीं और से सवाल बन के आ जाएगा। तो PYQs बहुत ज़रूरी है। देन रिवीजन में टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी, सारे टेस्ट दिए थे। फिर लास्ट में रिवीजन का ये था मेरा कि जब लास्ट का 1 महीना बचा था, तो मैं सिर्फ टेस्ट देता था। दिन के 2 टेस्ट थे मेरे, तो 30-60 टेस्ट दिए मैंने, 60 फुल टेस्ट, जिसमें ये था कि 2016 से लेके 2024 तक का पेपर होता है जो PYQs का, वो पेपर मैंने पूरे लगाए हैं। जैसे पेपर या प्रिंट आउट करवा सकते हो आप, जैसे 2016 का पेपर प्रिंट आउट करवा लिया, फिर आप बिल्कुल एग्ज़ाम का माहौल बना के रूम के अंदर कि यार 3 घंटे मैंने घड़ी पे लगा दिए, 3 घंटे हैं, मेरे को उठना नहीं है, कहीं भी बीच में छोड़ के नहीं जाना है, मैंने पेपर देना स्टार्ट करना है। जब 3 घंटे ख़त्म हो गए तभी मैं यहाँ से उठूँगा, या फिर मेरा अगर पेपर पूरा हो गया है, मेरे को लग रहा है कि भाई इतना है ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे को उठ जाना है वहाँ से। ऐसे कर करके फिर मैंने एनालाइज़ किया, एक पेपर देता था, फिर एनालाइज़ करता था मैं उस पर। एनालाइज़ कैसे करता था कि भाई मैंने गलती क्या करी, मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया है, इतने सवाल लगा लिए, फिर भी गलती क्या हो रही है आगे। तो मैंने उसकी एक नोटबुक बना रखी थी, जो मेरा शॉर्ट नोट्स होता था, उसके मैं लास्ट के 1-2 पेज पे लिखता था कि गलतियाँ क्या करी है मैंने। तो जैसे पहला टेस्ट दिया कि यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो वो भी लिखता था कि यार इसमें मैंने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया, इससे अच्छा मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता। कैलकुलेटर भी अपने को फैसिलिटी है, तो वो यूज़ करो, जितना हो सके वही यूज़ करो, मेरा मानना है। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो दिमाग से कर लो आप।
फिर मैं लिखते रहता था मिस्टेक्स पीछे, फिर मैं मिस्टेक्स को वापस एक बार सॉल्व करता था, फिर उस पर मैं टिक मारता था कि यार ये चलो ये ठीक हो गया। मान लो कोई टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा है, उस पेपर के अंदर कोई टॉपिक आ रखा है मेरे को नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक फिर से पढ़ता था, फिर वापस उसके अगर आगे टिक लगा दिया कि भाई ये चलो अपना पूरा हो गया। मतलब वो साथ 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 वो सारी मिस्टेक्स निकलती रहती थी। एक टेस्ट दिया, सारी मिस्टेक्स लिखी और सारी मिस्टेक्स कवर कर ली। फिर सेम यही चलता रहता था सारे टेस्ट के लिए। सारे ऐसा भी हुआ है कि कोई पेपर मैंने दिया है, किसी में मेरे 90 मार्क्स आए 100 में से, किसी में मेरे 45 ही मार्क्स आए हैं, तो कभी डीमोटिवेट नहीं होता था। डीमोटिवेट नहीं होता था कि यार पहले टेस्ट में 90 आ रहे हैं, ये 40 कैसे आ गए एकदम से, क्योंकि होता है ये, आपका ब्रेन रोज़ सेम फंक्शन नहीं करेगा। आपका कभी दिन आएगा जब आपका ब्रेन सारे क्वेश्चन बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर देगा, कोई भी लेवल के क्वेश्चन ले हो आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप वो सेम क्वेश्चन किसी नेक्स्ट डे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यार इसको स्टार्ट कैसे करूँ मैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करने का। तो बीच में रहेगा कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आपने प्रिपरेशन करी है अच्छे से तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि यार कैसा भी पेपर आ जाए मैं फोड़ के दिखाऊंगा पेपर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। और इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा टेस्ट के बारे में। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा कि वो टेस्ट देने से मतलब उनको मन नहीं करता टेस्ट देने का। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं टेस्ट नहीं देता था मतलब शुरुआत में। तो ये बताना चाहूँगा कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने मार्क्स टेस्ट में आएंगे उतने ही आपके मेन पेपर में ही आएंगे। कहने का मतलब है आपके 5-6 टेस्ट आपने दिया फुल टेस्ट, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उतने ही तुम्हारे एग्ज़ाम में ही आएंगे। क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया है तो ही मैं बता रहा हूँ। तो टेस्ट देने के और भी फ़ायदे रहते हैं। जैसे आपने टेस्ट दिया, फुल टेस्ट दिया, तो उससे आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक से कौन सा फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। कभी कभी होता है कि हम लोग जब जो टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब आ रहा है हमको, अरे सब याद है। जब टेस्ट देते हैं तब क्या आता है, वो याद ही नहीं आता है। तो टेस्ट का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक से कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये टेस्ट का बहुत फ़ायदा होता है। और हम एग्ज़ाम की बात करेंगे। और एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है। तो उसमें ये था कि एग्ज़ाम हॉल में आपने एंटर किया तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत घबराहट होती है। तो आप एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना एग्ज़ाम हॉल का कैसा था। हाँ, तो जैसे पहले वो मैं आपने जो टेस्ट वाली बात की बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं और उसका टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपको कौन सा, आप अगर यूनिट टेस्ट भी लगाएंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक के अंदर मेरे को कौन सा फॉर्मूला याद नहीं है, कौन सी इक्वेशन याद नहीं है, कौन से मेरे को रिएजेंट्स याद नहीं है। तो टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम हॉल की बात की आपने, तो मैंने जैसे कहा था कि लास्ट 1 महीने में लगभग दिन के 2 टेस्ट लगाए थे मैंने, लगभग 40-50 टेस्ट लगा लिए थे। तो 3 घंटे बैठने की मेरी वो हैबिट बनानी पड़ती है आपको। अगर आप टेस्ट का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप बिना टेस्ट दिए सीधे एग्जाम हॉल में चले जाएंगे तो आप इधर उधर देखने लग जाएंगे कि यार 3 घंटे में कैसे निकालूं इसको। अब 3 घंटे पेपर से आपका फोकस हटने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। NTA सेंटर गया था मैं उधर। एक्चुअली क्या, हमारा पेपर बहुत हार्ड था पहले से ही, तो पहले ही सबको बहुत टेंशन हो रखी थी, क्योंकि इस बार आप किसी से भी पूछोगे तो यही कहेगा कि पेपर बहुत हार्ड था। तो वैसे ही थोड़ा वो होता है, पैनिक हो जाते हैं। कितनी भी प्रिपरेशन करेंगे हो लेकिन पैनिक तो हो ही जाते हैं। और साथ में उधर के जो स्टाफ थे वो पास में खड़े होकर बातें कर रहे थे आपस में, क्योंकि पूरा रूम शांत था, वो आपस में बातें कर रहे हैं तो दिमाग में वो भी आ रहा था। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, इनको अभी कुछ नहीं कहते हैं, अपना मेन पेपर है। इनको कुछ कहने के चक्कर में जो अपनी 1 साल की मेहनत है वो चली जाएगी कहीं। तो भले ही डिस्टर्बेंस आ रही थी साइड से, बार बार वो आपस में बातें कर रहे थे, ऊपर से पेपर हार्ड था, लेकिन फोकस नहीं हटने दिया स्क्रीन से। करते रहे, ऐसे ही चलता रहा। फिर 3 घंटे, जैसे लोग पूछते 3 घंटे इनफ है या नहीं इनफ है, तो पेपर सॉल्विंग की भी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो यार, अगर जैसे कोई भी क्रिकेट खेलता है तो अपन प्रैक्टिस तो यार बहुत करके जाते हैं, लेकिन डिसाइड क्या होता है कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, स्लो खेलना है, फास्ट खेलना है, ये डिसाइड होता है कि पिच कैसा है आपका। पिच मतलब आपका पेपर कैसा है। तो अगर आपका पेपर बहुत आसान है या पेपर आपका बहुत हार्ड है, तो दोनों में ही आपको आसान है तो आपको बहुत खुश नहीं हो जाना है कि यार पेपर बहुत आसान है, मज़ा आ गया। या पेपर बहुत हार्ड है तो कभी टेंशन में नहीं आना है कि पेपर बहुत हार्ड है।
अगर आपने पूरा पढ़ा है, आपको हार्ड लग रहा है तो फिर सबको भी हार्ड लग रहा होगा। और अगर इजी लग रहा है तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार मैं इसको फटाफट ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगर फटाफट के चक्कर में आप जाओगे तो आप उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करने के चक्कर में रहोगे। और अगर हार्ड आ रहा है तो आप धीरे धीरे बढ़िए। जैसे इस बार का पेपर बहुत हार्ड था, तो मैंने उधर जाके अपनी स्ट्रैटेजी बनाई स्टार्टिंग के 5 मिनट में। 5 मिनट में पता लग गया था कि पेपर इस बार बहुत हार्ड है, 4-5 क्वेश्चन देके। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने कभी पहले नहीं अपनाई थी। जो मैंने टेस्ट दिए थे उसमें मैंने कभी ये स्ट्रैटेजी नहीं रही मेरी। मैंने उधर जाके स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं 2 राउंड में पेपर करूँगा अगर हार्ड आ रखा है। पहले राउंड में मैं सीधा वो सवाल करूँगा जो मेरे को पहली बार देखते ही क्लिक हो जा रहा दिमाग के अंदर कि यार ये सवाल पढ़ा, दिमाग में आ गया कि हाँ इसको ऐसे सोल्व करना है। एक बार पढ़ते ही समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, उसको स्किप कर दिया। तो आज मैंने देखा भी नहीं एक बार भी। सेकंड राउंड में देखेंगे। तो फर्स्ट राउंड में जो सवाल मेरे को लगा सीधा मैंने करते गया। पेपर ख़त्म हो गया 1 घंटे के अंदर मेरा। लगभग 30 सवाल बने थे उसके अंदर मेरे, जो डायरेक्टली मेरे को था कि हाँ इनको एक बार चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग सारा सही है। फिर जो हार्ड क्वेश्चंस थे उसको मैंने सेकंड राउंड में अटैम्प्ट किया। सेकंड राउंड में सेम वैसे ही, क्योंकि अब टाइम 1.5 घंटा बचा है, पेपर हार्ड है, तो फिर उस हिसाब से मैंने सोचा कि नेगेटिव कम जाना है। हार्ड पेपर्स में रहता है कि जितना आप नेगेटिव कम जाएंगे उतना आपका रैंक अच्छी आने की चांस ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि एक रेंज होगी जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लाइक कर रहे होंगे। तो जितना आप कम नेगेटिव जाएंगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। तो फिर सेकंड राउंड में मैं धीरे धीरे सवाल करते गया। हाँ, तो 1.5 घंटा मेरा उसमें लग गया। फिर मतलब 3 घंटे पूरे हो ही गए थे पेपर में, क्योंकि हार्ड पेपर था, थोड़ा पैनिक भी हो गए थे, टेंशन भी हो रही थी थोड़ी। ऐसे करते गए, लेकिन ये ध्यान रखा कि नेगेटिव कम से कम हो। तो मैंने 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 60 में से, जिसमें से मेरा नेगेटिव हुआ था 1.7, मतलब 1.7 मेरा नेगेटिव हुआ था। लगभग 3 सवाल गलत हुए थे। तो मेरा टारगेट यही था कि यार नेगेटिव कम से कम रखना है, जो वो अचीव हो गया मेरा। बिल्कुल सही है। और हाँ, मैं टेस्ट का बोल रहा था। आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्या होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है। तो आप जब टेस्ट दीजिए तो उसी शिफ्ट में दीजिए, ताकि क्या होगा, आप वहाँ जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका वो माइंड सेट हो जाता है कि हम इस टाइम रोज़ टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। ये एक चीज़ था। और आपने पेपर के बारे में तो बता ही दिया कि पेपर तो हार्ड था, तो काफ़ी हार्ड था, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। और हाँ, आपके मार्क्स कितने आए थे, आप बता सकते हैं? यार मेरे मार्क्स 54 थे आउट ऑफ 100। और मैं आपकी बात, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप पहले अपना शिफ्ट देख के चले जाएं, क्योंकि केमिस्ट्री वालों का शिफ्ट अलग होता है, फिज़िक्स मैथमेटिक्स वालों का शिफ्ट अलग होता है। तो लेकिन मैं एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में देता ही था 9 से 12 का पेपर, और एक इवनिंग में भी लगाता था, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल रहता था 3 से 6 वाला पेपर, क्योंकि ज़्यादा लेट होता था तो मेरा सोने का टाइम 9 बजे था, इसलिए 3 से 6 में एक और पेपर लगाता था। हाँ, तो वही चीज़ है। एंड हाँ, तो अभी तो हम लोग आईआईटी दिल्ली में हैं, हम दोनों का एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हो गया है। तो अभी तो मज़े कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आगे का क्या प्लान है आपका? एमएससी के बाद आप क्या पीएचडी में जाना चाह रहे हैं या फिर टीचिंग लाइन में? अभी आपने डिसाइड किया है कि नहीं किया है? और इसी के बारे में थोड़ा बताइए। यार बिल्कुल, आईआईटी दिल्ली में है अभी, और यहाँ 1-2 दिन आने के बाद लगा कि यार एग्ज़ाम क्लियर करके कई अच्छी जगह है। स्टार्टिंग में तो लगता था कि जब नए नए आए तो इतना फील नहीं होता था कि यार चलो ठीक है घूम रहे कॉलेज में। लेकिन जब पहली क्लास ली, बच्चों से मिले, प्रोफेसर से मिले, लैब गए, तब लगा कि यार सही में कोई एग्ज़ाम क्लियर करके कोई ढंग की जगह है। तो आगे का प्लान आपने पूछा, तो अभी तो डिसाइडेड नहीं है। अभी मैं 1-2 सेमेस्टर पहले देखूंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है इधर, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि किस फील्ड में जाना है। वैसे ऑर्गेनिक थोड़ा मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो देखते हैं उस हिसाब से फिर। सही है। हाँ, तो यही था। और हाँ, एक लास्ट बात, हाँ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप कैसे प्रिपरेशन, तो आपने बता ही दिया कैसे प्रिपरेशन करना है, और लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? गाइस, एक लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप भले ही दिन का 1 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रोज़ पढ़ें। दिन के आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप रोज़ पढ़ें। बीच में अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट कोई काम हो जा रहा है, पर मेरे को लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा अर्जेंट काम कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत अर्जेंट काम होता है तो आप ट्राई करें उस दिन भी आप थोड़े से थोड़ा पढ़ें, कभी स्किप ना करें आप पढ़ाई को। और यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं,
थ्योरी आप कम से कम पढ़े, क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उससे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पेपर अपना सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है अपना। तो जितना आप कैलकुलेशंस पे फोकस करेंगे, जैसे एनएटी के अंदर आप जितना पॉइंट तक जा सकते हैं, लास्ट तक हमेशा कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना है। उसमें आपको बिल्कुल आपको माइनस प्लस का भी देखना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि आप सवाल में आप प्लस में पूछा है, आप माइनस में आंसर दे आ रहे हैं। यूनिट आप किलो जूल में पूछिए, आप जूल में आंसर दे आ रहे हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस से आता है। जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी, आपका नेगेटिव होने का चांस उतना कम रहेगा। एंड सेकेंडली, जैसे हम बात कर रहे थे कि पेपर हार्ड हो सकता है या इजी हो सकता है, तो घबराना नहीं है आपको। आपने पूरी प्रिपरेशन करी है, आप अच्छा ही करके आएंगे। और मिलते हैं आपसे अगले साल इधर ही। अगर आप आईआईटी दिल्ली चूज़ करते हैं तो आपसे पक्का मिलेंगे। और बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए। आप अगर पूरी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका पेपर बढ़िया ही होगा। मेरी तरफ से आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक है, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुलदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।